guys, Assalamualaikum. It's me Yashua. Welcome back to my day 17 of day 30 vlog video challenge. 17 ही है ना? हाँ, day 17 है. एंड थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिखाया. आप लोग मेरे करियर को लेके, मेरे फ्यूचर को लेके मुझसे ज़्यादा टेंस्ड दिख रहे थे. मैंने कमेंट्स रीड किए, एक एक कमेंट्स में रीड की हूँ. एंड उन सब में बस और बस आप लोग का केयर, आप लोग का प्यार, एंड आप लोग मुझे सक्सेस होते हुए देखना चाहते हो. एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. देखो, आज की दुनिया में ना कोई किसी का भला नहीं चाहता है. वहाँ पे आप लोग मेरी एक स्टोरी सुन के, मेरी लाइफ की एक अप्स एंड डाउन सुन के आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, मेरे को इतना शो कर रहे हो कि याशविन, लाइफ एक बार मिलती है एंड आपको अपने स्टडीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए. हाँ, तो इसके लिए दिल से शुक्रिया आप लोग का. तो आज का जो वीडियो है वो मैं नाइट टाइम से शुरू कर रही हूँ. आज का जो वीडियो है इसमें मैं कुछ चीज़ें और आप लोग को बताना चाह रही हूँ अपने लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आप लोग का टेंशन देखा अपने खुद के लिए. तो मैं बोली कि आप लोग को और भी कुछ चीज़ें बतानी चाहिए. जैसे कि मेरे भी कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, अभी भी हैं. ऐसा नहीं है कि मैं फ्यूचर प्लानिंग करना छोड़ दी हूँ. फ़िलहाल मैं अपने यूट्यूब पे फोकस इसीलिए कर रही हूँ ना, बिकॉज़ मुझे चाहिए कि देखो, अभी मेरे पास एक तो फ्री टाइमिंग भी है और अभी कहीं भी किसी भी चीज़ का कोई एडमिशन गोइंग ऑन नहीं है. आप लोग जान रहे हो ना, अभी का जो टाइम है, इस टाइम पे अभी एडमिशन नहीं चलता है. एडमिशन शुरू होते हैं स्टार्टिंग से. तो फ़िलहाल देखो, अब मैं बता रही हूँ मेरी क्या क्या प्लानिंग्स है. MBA के बाद मुझे नहीं पता, मेरी किस्मत में शायद MBA था भी नहीं. एंड ये हम लोग बोल सकते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, मगर मुझे नहीं पता कि MBA से साइड होके क्या मुझे अच्छे के लिए लगा. और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कंपनी कौन सी थी, एमवे थी, फॉरएवर थी. देखो, एमवे और फॉरएवर ये लोग बता के करते हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं जो कंपनी में फंसी थी डेट वाज क्यूनेट, वो बता के नहीं करते कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है. वो लोग एक अलग तरीके का स्कैम कर रहे थे. तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हो गई. आज के वीडियो में बात करूँगी अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में कि डेट व्हाट्स माई फ्यूचर प्लानिंग्स. मैं किस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ. उससे पहले अभी जस्ट मैं अपनी फेस को धुल के आई हूँ बहुत अच्छी तरीके से. रात का टाइम हो रहा है, आज थोड़ा सा फेस मसाज करना है, उसके साथ साथ हेयर ऑयलिंग भी करनी है. तो 2 मिनट का यार ये भी वीडियो देख लो, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड. ओके, फेस मसाजिंग के लिए आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ये कुमकुमादी फेस ऑयल, विच इज़ बाई ब्रांड एस्ताबेरी इंडल्ज. बहुत अच्छा है. पता है, इसको खोलते ही ना वो चंदन हल्दी वाला खुशबू इसमें से आता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है. इसको खोलते ही साथ इसकी जो खुशबू है ना, वो आपको काफ़ी एंशिएंट पीरियड में लेके चली जाएगी. एंड इसके कुछ ड्रॉप्स मैं हाथ पे ले लेती हूँ. थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉप लोगे, ऐसे फेशियल ऑयल हमें 2 to 3 ड्रॉप्स ही यूज़ करने चाहिए. लेकिन अभी मैं करने वाली हूँ फेस मसाज. एंड फेस मसाज ऑलमोस्ट वीक में 2 बार मैं करती हूँ. इसमें ऐड करूँगी मैं रोज़ मेरी एसेंशियल ऑयल. और पहले मैं दूसरे ऑयल से फेस मसाज किया करती थी, बट फिलहाल मैं इसी से करती हूँ. इसको मैं अपने हेयर ऑयल में भी मिक्स करती हूँ. रोज़ मेरी एसेंशियल ऑयल, ज़्यादा नहीं, बस 2 ड्रॉप इसके. एंड दैट्स इट. इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ना, ये हमारे हाथों की गर्माहट से ये थोड़ी सी गर्म हो जाएंगे ये ऑयल. एंड खुशबू बहुत अच्छी है. इसको पूरे पे फेस पे अप्लाई कर लेना है. रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल जो ये है ना, इसमें बहुत अच्छा कूलिंग सा सेंसेशन भी है एंड काफ़ी फ्रेश फील कराते हैं. सो गाइस, यहाँ फेस मसाज पहले मैं हाथों से कर रही हूँ. इस तरीके से कुछ टेक्निक से फेस मसाज करोगे ना, तो इससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा ग्लॉसी होती है, टाइट होती है, लाइट होती है, ब्राइट होती है, स्कार्स वगैरह रिड्यूस होते हैं. और जो मैंने फेशियल ऑयल का इस्तेमाल करा है ना, वो ऑयल तो इतना ज़्यादा सही है ना कि स्किन को काफ़ी अच्छे से ग्लॉसी सा बना देता है. आप कोई भी सिरम, फेशियल ऑयल या फिर आप लोग एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो. इस तरीके से नेक को भी ज़रूर से मसाज करना, ताकि वो अच्छा वाला ना एकदम कट जॉ लाइन आ सके. आँखों के नीचे इस तरीके से मसाज करने से ना वो पफीनेस जो है सो रिड्यूस होगा, डार्क सर्कल्स भी कम होंगे और आपकी आँखों. इसको ना गुआ शाह स्टोन बोलते हैं. इसका जो शेप है ये, पता है, आपके स्किन को एक अच्छे शेप में लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. बाय द वे ये साटन ब्रांड का है और मैं इसको यूज़ करती हूँ. काफ़ी पहले से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, लाइक ये जो स्टोन है ना, ये स्टोन ही गुआ शाह स्टोन है. एंड ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए. ये ना हमारे फेस पे जितने भी पफीनेस हुए रहते हैं उसको रिड्यूस करता है, एक्ने स्कार से फाइट करता है. और लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसका मुझे नहीं पता लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है, मगर जो भी है वो उसको भी सही करता है भाई साहब. बाय द वे, इससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सही होती है. देखो,
ऐसे करके आपको मसाज करना होता है। वाओ, स्किन बहुत रिलैक्स फील करती है। अब ना यहाँ से इस तरीके से इस स्टोन से मैं मसाज कर रही हूँ। पता है थोड़ा सा प्रेशर लगा के करना होता है, जिससे कि ये स्टोन ना आपकी जो सेल्स हैं, जितने भी आपकी फेस के सेल्स हैं, उन सबको अच्छी तरीके से जगा सके, उठा सके और बोले कि भाई साहब आओ आके स्किन में काम करो, स्किन को अच्छी तरीके से मतलब होता है ना कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे हमारे स्किन में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको जगाना पड़ता है कि भाई साहब उठ जाओ, उठ के हमारे स्किन में काम करो। सो गाइज नाउ द स्किन केयर इज डन, मतलब स्किन मसाज जो है वो अच्छी तरीके से डन हो चुका है एंड इससे स्किन बहुत रिलैक्स फील करता है। नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस ब्लैक ऑयल। ये नारियल के डब्बे पे मत जाना, इसमें बहुत सारे सीड्स मिक्स हैं। मतलब ये बस गिरे नहीं, गिर गया। थोड़ा सा मैं ऐड की हूँ इसमें क्योंकि बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग, एंड इसको ओवरनाइट हम लोग छोड़ेंगे अपने बालों में लगा। अगेन मैं इसमें ज़्यादा नहीं 2 to 3 ड्रॉप्स डाल दे रही हूँ रोज़मरी एसेंशियल ऑयल। इसकी खुशबू पता है तेल की बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिकॉज इसमें लौंग वगैरह है ना, तो लौंग वगैरह की खुशबू काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। इसको मिक्स कर देंगे पूरे स्कैल्प से लेके पूरे हेयर लेंथ पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। काफ़ी थिक है ये तेल। वाओ, देखो बालों की चंपी आप लोग कर लिया करो, और चंपी करने से पहले हमेशा अपने बालों को कंघी किया करो। चंपी करने के बाद कभी भी कंघी मत करना, इससे आपके बाल टूट सकते हैं। अच्छी तरीके से अपने पूरे बाल के स्कैल्प को मसाज करो, फिर अपने पूरे हेयर के लेंथ को मसाज करो, और हेयर के जो लास्ट पॉइंट होते हैं है ना, जहाँ पे डबल स्प्लिट्स आ जाते हैं, वहाँ पे तो ज़रूर से मसाज करो। हेयर चंपी इज़ ऑल्सो डन एंड द स्किन मसाज इज़ ऑल्सो डन। सो लेट्स टॉक अबाउट माई फ्यूचर प्लानिंग्स। देखो सबके फ्यूचर प्लानिंग्स होते हैं, उस टाइम पे भी थे, बट उस टाइम पे मैं जो सोच रही थी वो नहीं हुआ। अब उसके ना 1 ईयर के बाद मैं अगेन एडमिशन लेने जा रही थी बीएड में। सो ये सब सीन्स क्रिएट होने के बाद मैं 2022 में बीएड में एडमिशन लेने जा रही थी। सो मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया था और सब कुछ हो गया था। अगेन मेरे को बीएड में भी एडमिशन लेना था, बट फिर एट द टाइम जिस टाइम कॉलेज सिलेक्शन होता है, उस टाइम पे मेरे माइंड में आया कि यार मेरे को जब गवर्नमेंट टीचर बनना ही नहीं है तो मैं बीएड करके करूँगी क्या। और मुझे कॉलेज मिले थे ना यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर्स दूर, 25 to 30 किलोमीटर्स दूर, और मेरे लिए डेली ट्रैवल करना, डेली क्लासेस जाना। अगर मैं क्लासेस नहीं जाऊँगी तो मैं पढ़ूँगी कैसे। वैसे भी बिना पढ़ाई के मैं तो अपना ग्रेजुएशन की थी ना, जिसका कि मेरे को फल दिख गया कि मेरा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था सब ज़ीरो था, कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन आया मेरे पास। तो अब मैं सोच रही थी पढ़ाई करने का, वो भी अगर मैं नॉन अटेंडिंग क्लासेस करूँगी तो भाई मैं पढ़ूँगी क्या, और बिना पढ़े हुए मैं डिग्री लेके उसका अचार थोड़ी डालूँगी। बाय द वे वो तो शुक्र है कि उस टाइम में मैंने बीएड नहीं किया, बिकॉज बीएड करने के बाद अब जो वाट लगा है बीएड वाले स्टूडेंट्स का, मतलब उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड टफ हुए जा रहे हैं। पहले तो बीपीएससी एग्ज़ाम, फिर अभी बीपीएससी एग्ज़ाम में से भी बीएड वालों को साइड कर दिया गया है, एंड डीएलएड वालों का ही सिर्फ क्वालिफिकेशन हो रहा है, ऐसे हो रहा है। पता नहीं, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता चला है कि बीपीएससी एग्ज़ाम एक तो बहुत टफ था, दूसरी बात कि बीपीएससी से उन लोग को, बीएड वालों को साइड कर दिया गया। सो मतलब उस टाइम पे मेरा डिसीजन यही था कि जब मेरे को गवर्नमेंट टीचर बनना नहीं है तो मैं क्यों ही बीएड करूँ फालतू का, क्योंकि मेरे छोटे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरे मामा गवर्नमेंट टीचर हैं। तो मैं सबको देख रही हूँ यार कितना ज़्यादा उथल पुथल होता है लाइफ में। देखो लाइफ में मेरा क्या था ना कि मुझे कुछ क्रिएटिविटी करना था, कुछ अलग सा करना था, जिससे कि मतलब एक नेम हो, एक फेम हो, मैं ऐसा चाह रही थी शुरू से, इसीलिए मैं यूट्यूब पे भी आई थी। अब देखो जहाँ तक स्टडीज़ की बात रही, तो फिर यूट्यूब पे आने के बाद मुझे उतना कुछ खास समझ में नहीं आया। फिर मैं बोली कि अब मेरे को एमबीए कर लेना चाहिए था, जो कि एमबीए नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट टीचर मतलब बीएड वाले लाइन पे जा रही थी। बीएड जाके बीएड भी करके मुझे उतना कुछ खास उस पर बेनिफिट दिख नहीं रहा था, और वो भी डेली का 30 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर जाना, विच मीन 60 किलोमीटर अप डाउन करने के बाद कोई भी इंसान स्टेबल नहीं रहेगा। खास करके मुझे प्रॉब्लम है, मेरे को सर में हमेशा दर्द होते रहता है, मैं डस्ट नहीं फेस कर सकती हूँ, मैं पॉल्यूशन नहीं फेस कर सकती हूँ, मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। और अभी पटना में मेट्रो का काम चल रहा है, जिसकी वजह से रोड की वाट लगी पड़ी है। आप कहीं भी जाओ आपको हेडेक वगैरह फील होगा ही होगा। सो उसके बाद भी मतलब बीएड का प्लानिंग था, बट बीएड के पास आते आते मैं मना कर दी अपने घर में। मैं बोली कि नहीं मेरे को बीएड नहीं करना है, एंड मेरा वो लास्ट डिसीजन था कि मुझे बीएड नहीं करना है। तो मेरे पापा पूछे तो मुझे करना क्या है। मेरे माइंड में मेरे फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड 3 चीज़ें थी।
वो 3 चीज़ें अभी मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। और ये थी नहीं, ये है, ये अभी भी है और मैं अभी भी चाहती हूँ कि मैं इस पे वर्क कर सकूँ। उसके साथ साथ एक स्टडी लाइन भी है जिस पे मैं चाह रही हूँ कि भी मैं उस पे भी फोकस कर सकूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं पहले ही बोली थी, मुझे क्रिएटिव चीज़ें करना ज़्यादा पसंद है। लाइक तो मेरे ये जो थे ना कि मेरे को करना क्या लाइफ में, तो ये था फैशन डिज़ाइनर कर सकती हूँ मैं, मेकअप आर्टिस्ट कर सकती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेसर बन सकती हूँ मैं, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकती हूँ, या फिर वो वेडिंग मैनेजमेंट जो होता है वो सब चीज़ें मैं कर सकती हूँ। बट इन सब चीज़ों के लिए मुझे मेरे घर से परमिशन नहीं मिला। यस, अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले मैं आपको बता रही थी ना कि अभी मेरा फ़िलहाल का कुछ प्लानिंग था, मगर मैं उस पर भी वर्क नहीं कर पाई। तो अभी मैं रिसेंट में सोची थी MCA करने का। MCA करने का अभी मैं सोची थी कि वो भी मतलब अभी फ़िलहाल यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कॉलेज लूँ मैं, और अभी एडमिशन कहीं भी नहीं चल रहा है, इसलिए मैं फ्री बैठी पड़ी हूँ। बट प्लानिंग्स मेरे अभी भी हैं। अभी जब तक मतलब मेरा देखो शुरू से यही था कि जब तक मैं कुछ कर ना लूँ तब तक मुझे शादी वाले लाइन में नहीं जाना है। बट बीच में ये सब कुछ मेरे साथ इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए कि मैं खुद लाइफ से अपसेट हो गया। मैं फैमिली में बोल दी थी कि हाँ ठीक है, मुझे अब शादी करनी है एंड आई एम रेडी फॉर मैरिज। तो इसीलिए वो बीच में आपको थोड़ा सा मैरिज वाला धूम धड़क्का देखने को मिला था। बट अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं फिर से अपने स्टडीज़ पे फोकस कर सकूँ, जिसके लिए मैं सोची थी कि मैं MCA कर लेती हूँ। बट MCA के लिए फ़िलहाल मैं कॉलेजेस वगैरह सेलेक्ट की हूँ। उससे पहले मैं आपको बताई थी कि मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ से भी रिलेटेड नहीं है। तो इसीलिए मैं पहले सोची कि मेरे को थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर लेना चाहिए। डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करने के लिए मैं बहुत सारे ट्यूशन्स, कोचिंग, जो भी जहाँ भी हो सकते हैं, मैंने इधर सर्च किया बट इधर मुझे कहीं भी नहीं मिला। ऐसी जगह मुझे कोर्स करना था जहाँ से मेरे को अच्छे खासे वहाँ के सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड हो जाए, मतलब मुझे सर्टिफिकेट भी मिल जाए। एंड डेटा एनालिटिक्स के बाद आप लोग बहुत सारे जॉब्स वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आप लोग को बताते हैं। एंड मतलब वो सब चीज़ें, मैं ये सब चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा सोची हुई थी। बट डेटा एनालिटिक्स का मेरे को इधर कहीं पे भी कोचिंग्स नहीं मिला, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मैं अपसेट भी हो गई। और इसीलिए फिर मैं बोली कि यार लगता है मेरी किस्मत में नहीं है कुछ भी करना। तो मेरे प्लान्स यही थे, कुछ प्लान्स थे जो मैं आपको शुरू में बताई हूँ। एंड ये सारे प्लान्स पे मैं अभी भी वर्क करना चाहती हूँ। लाइक मेरा मेन जो मोटिव है ना, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है। देखो पटना में बहुत कुछ का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन अगर वो फैसिलिटी लेके मैं पटना के बाहर जाती हूँ तो ऐसा सीन है ना कि यहाँ से बाहर जा रहे हो, अगर आप यहाँ की चीज़ें लेके आप उतने ही पैसे भी इन्वेस्ट करो, सब कुछ करो, लेकिन यहाँ की जो डिग्री है उसका वैल्यूएशन बाहर में नहीं है। तो यार मेरा ये भी प्लानिंग है कि मुझे फुल टाइम, हमेशा फुल लाइफ टाइम मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो इसके लिए मैंने प्लान किया था कि अगर मेरे को अभी रिसेंट में मुझे मेरे फैमिली से परमिशन मिल जाता किसी अच्छे सिटी जाके वहाँ से अपना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लेने का, 6 मंथ का ही कोर्स हो, 3 मंथ्स का ही कोर्स हो, मुझे मेरा बेसिक जो है वो अगर क्लियर हो जाता है, मुझे एक अच्छी जगह से डिग्री मिल जाती है मेकअप आर्टिस्ट का, तो मैं उसके आगे कुछ वर्क कर सकती हूँ। लाइक नाउ वी हैव सोशल मीडिया टू शो आवर टैलेंट, जो भी है अब है हमारे पास सोशल मीडिया, पहले नहीं था। तो पहले आपको अपना एक बिल्डअप करना पड़ता था, अगल बगल में आपको अपना कस्टमर बनाना पड़ता था। आपको अगर किसी को सिखाना भी है तो उसके लिए भी आपको अपने स्टूडेंट्स के अरेंज करने पड़ते थे। बट नाउ वी हैव सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, जहाँ अगर आप अपने टैलेंट को दिखाते हो तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड लोग खुद ही आपसे पूछते हैं कि मतलब आप ऐसा सिखाते हो क्या, हमें भी सीखना है, या फिर ऐसा कुछ भी। तो मैंने बहुत सारे लोगों का, और हाँ पटना में जहाँ जहाँ पे मेकअप सिखाया जा रहा है ना, उन लोगों का मैंने सोशल पेजेस को भी थोड़ा सा चेक करा है। मुझे कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं लगा, मुझे कुछ भी हटके नहीं लगा, मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा, सब बहुत नॉर्मल लगा मुझे। तो मुझे वैसा एकदम नॉर्मल वाला मेकअप नहीं सीखना है, मुझे थोड़ा सा सीखना है कि हाँ आप एयर ब्रश मेकअप सिखा दो, टेक्निक सिखा दो, अलग अलग तरीके के जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होते हैं कि अगर आप हर बार में भी हो तो भी आप मेकअप को कैसे फ्लॉलेस बना सकते हो, आपका बेस किस तरीके से फ्लॉलेस रह सकता है, आपका मेन जो है वो कलर करेक्शन क्या हो सकता है, आपको पैलेट्स की कैसे पहचान होंगी, ये सब चीज़ें मेन होती है। तो मैं सोच रही थी ना कि मतलब मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लिया जब पटना में लैक्मी से भी मेरी एक फ्रेंड कर रही है, तो वो ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट दोनों ही चीज़ का कोर्स कर रही है, साथ ही साथ वो हेयर स्टाइलिंग का भी कोर्स कर रही है।
तो वो बोल रही थी कि लगभग 2 लाख के आसपास में लैक्मे एकेडमी में वो पे कर रही है। एंड वहाँ जो उनको सिखा रही है, जो उन लोग की प्रोफेसर है जो उनको सिखा रही है ये चीज़, तो उसने ना उनका लिंक मुझे सेंड किया था, क्योंकि मैं बोलती कि ठीक है तुम कर रही हो, मुझे थोड़ा सा सेंड करना, मैं भी चेक करना चाहती हूँ। तो मैं देखी हर चीज़, उनके पेज पे गई, मैंने देखा तो यार देयर वॉज नथिंग, मतलब कुछ भी मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा मेकअप में। तो मैं बोली कि यार यहाँ से करके देखो, फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन 2 लाख का बात था। अगेन अगर मैं यहाँ पे करती हूँ और फिर अगर मेरे को सक्सेस नहीं मिलता है, तो फिर वो भी एक होगा ना कि मतलब कितने ही बाप के पैसे पे लात मारोगे यार, ये बात हो जाएगा। सो फ़िलहाल मेरा प्लानिंग है कि मैं पटना थोड़ा सा छोड़ के निकलूँ 6-7 मंथ्स के लिए, एंड मैं कुछ चीज़ अचीव कर सकूँ जो मेरे को पटना में रह के नहीं अचीव हो सकता है। जैसे आप लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि यास्मिन कंटिन्यू योर स्टडीज़, कंटिन्यू योर स्टडीज़, कंटिन्यू योर स्टडीज़। अब बात ये है कि मैं स्टडीज़ में अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो खो चुकी हूँ। एमसीए करने का मैं कुछ सोच रही थी, तो एमसीए में भी जितने कोर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे जो भी बेसिक हैं, प्रो है, मतलब डेटा एनालिटिक्स में आपको सिखा दी जाती है। तो डेटा एनालिटिक्स के भी मैं सिलेबस को खोल के देख रही थी कि उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स आते हैं, और उस पर भी मैं 3-4 दिन पढ़ाई की हूँ। और पढ़ाई करने के बाद मुझे यही समझ में आया कि हाँ अभी भी मेरे पास दिमाग है, मैं पढ़ सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। बट अभी कहीं पे भी इसका एडमिशन नहीं हो रहा है। तो अगर मेरे को यहाँ पटना से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा, तो इंशाल्लाह 2024 में मैं एडमिशन ले लूँगी, अगर मेरे लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हैं तो। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा लाइफ बहुत ही ऐसे चल रहा है, स्टेबल चल रहा है, कुछ भी ऊपर नहीं जा रहा है, कुछ भी नीचे नहीं जा रहा है, इट्स गोइंग सो स्मूथ। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा ना, तो मैं ज़रूर से एडमिशन ले लूँगी 2024 में। हाँ, कहीं से भी एडमिशन लूँ, पटना से लूँ, पटना के बाहर से लूँ, बट मैं ट्राई करूँगी। अगर उस टाइम भी मैं अनसक्सेसफुल रही एडमिशन लेने में, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तब ऐसा मैं बोलूँगी ना कि शायद मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं आगे कुछ भी करूँ, क्योंकि मैं खुद भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ। लाइक समझ रहे हो ना, बचपन से माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया कि हम खड़े हो सकते हैं सोसाइटी में, हम खड़े हो सकते हैं अपने पेरेंट्स की नाम को। बट वो जो होता है ना, अपने पेरेंट्स को नाम को रोशन करना, ताकि अपने पेरेंट्स प्राउडली ये बोल सके कि हाँ ये मेरा बच्चा है, नाउ ही शी इज़ डूइंग दिस थिंग। तो वैसा भी मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं है मेरे नाम से रिलेटेड, बट मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माँ बाप के नाम को रोशन करूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। एंड मुझे इसकी परमिशन मेरे घर से नहीं मिलती है, बट मैं फुल्ली ट्राई कर रही हूँ कि मुझे मनाया जाए। देखो, परमिशन नहीं मिलने का भी एक ये रीज़न है कि मेरे माँ बाप को भी यही चीज़ लगता है कि मेरी बेटी बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ गधी है, उसको जब अपनी ही दोस्त लूट सकती है तो उसको दुनिया का कोई भी इंसान उसको लूट सकता है। अगर वो यहाँ से बाहर निकल के जाती है, अकेले रहती है, तो उसका तो कबाड़ी हो जाएगा, मेरी बच्ची का कबाड़ी हो जाएगा। मेरी बच्ची को कोई भी लूट सकता है, उसको कोई भी पागल बना सकता है। मगर अब मैं उन लोगों को कैसे समझाऊँ कि ठोकर एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लगता है। वो लोग मतलब थोड़ा सा डर गया मुझे लेके, वो होता है ना थोड़ा सा। एक तो इकलौती बेटी पूरे ख़ानदान में, इकलौती लड़की हूँ मैं, एंड उसके बाद ऐसी ऊट पटांग सी हरकतें करती रहती हूँ। मेरे माँ बाप खुद ही मुझसे परेशान हुए रहते हैं। कभी दरवाजे पेंट करती हूँ, कभी कांटी ठोकती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, मतलब मुझे कुछ अलग करना पसंद है। एक चीज़ पे मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। बाकी आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे उस वीडियो पे, इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग के आए कि मतलब दिल से निकला कि सच में लोग अच्छे हैं अभी भी। ये सारे स्कैम होने के बाद ना मेरे दिल में यही हो गया था कि यार कितने गंदे लोग हैं, दुनिया कितनी बुरी है, दुनिया कितनी जालिम है, अच्छे लोग यहाँ है ही नहीं। मगर जब आप लोग के कमेंट्स रीड करती हूँ ना, तो लगता है कि नहीं, एक इंसान की वजह से मैं पूरी दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। एंड यही लाइफ है। बाय द वे, थैंक यू सो मच मुझे जगाने के लिए कि यास्मिन उठो, तुम अभी भी कुछ कर सकती हो, तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। एंड सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स बोलूँगी रिचा को, सीरियसली। मतलब ये बंदी इतनी सही है यार, इतनी सही है। मैंने कमेंट्स पर है, एक तो माशाल्लाह ये बंदी इतनी इंटेलिजेंट है ना, इसने एक बार में मेरे वीडियो को देख के पकड़ लिया था कि वो MLM वाले फ्रॉड में मैं फंसी हुई हूँ। और इनके हर एक पॉइंट्स ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं, जिस तरीके से समझाने का अंदाज़ है, बोलने का अंदाज़ है, आई विल लव। तो मैं रिचा को शॉर्ट आउट देती हूँ, एंड थैंक यू सो मच रिचा। मतलब उन्होंने हर वीडियो पे मेरे इतने पॉजिटिव तरीके से मुझे समझाया है, मुझे बताया है डेट व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट, एंड शी इज़ सच अ गुड पर्सन। मतलब ब्रिलियंट भी है यार ये बंदी, मानना पड़ेगा। ऐसे लोग अपने लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। सब मेरे जैसे बुद्धू नहीं होते यार, मैं बेवकूफ़ थी, मैं बुद्धू थी। हाँ, सो
ये मेरा फ्यूचर प्लानिंग है। अब आप लोग बताना, हाँ अगर आप लोग पटना से हो, आप लोग को पता है कि डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किधर होता है, कहाँ होता है, अच्छा जगह जहाँ से आपको एक अच्छी डिग्री मिल सके और वहाँ से आप पास आउट करो तो आपका कुछ हो सके, आप कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर सको। ओके, ऐसा नहीं कि मतलब जहाँ तहाँ से भी पढ़ के निकल लो, क्या समझाया क्या बताया समझ में नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ना है यार। ऐसा पढ़ो कि हाँ समझ में आए कि हाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। बाय द वे दिस वाज माय टुडेज़ वीडियो। बहुत अच्छी मैंने बातें कही है आप लोगों से। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कहना। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होगी हमारी आपकी मुलाकातें। देन बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।